हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मीनू और आज एयर पॉल्यूशन के लेक्चर सीरीज़ में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूशन। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूशन क्या है और ये एयर पॉल्यूशन में पार्टिकुलेट जो मैटर होता है उसका क्या रोल होता है टू पॉल्यूट द एयर। The pollution caused by particulate air pollutants are called particulate air pollution। वैसा pollution, वैसा air pollution जो particulate matter की वजह से होता है उसे हम कहते हैं particulate air pollution। These particulate air pollutants are of two different types: primary particulate pollutants एंड सेकेंडरी पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूशन किसकी वजह से होगा, जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं उनकी वजह से। अब ये जो पार्टिकुलेट मैटर्स हुए ये टू टाइप्स के पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि ये पॉल्यूटेंट हैं, एयर को पॉल्यूट करते हैं, तो ये दो तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब प्राइमरी कौन होंगे? वैसे पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स या पार्टिकुलेट मैटर्स जो डायरेक्टली एयर को पॉल्यूट करेंगे इंडिविजुअली, उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। अब ये जो प्राइमरी पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स हैं ये अगर आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो उससे जो नया पॉल्यूटेंट पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट जेनरेट होता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। प्राइमरी यानी डायरेक्टली जो एयर को पॉल्यूट करे, एज अ पॉल्यूटेंट काम करे। सेकेंडरी जब एक से ज़्यादा प्राइमरी पॉल्यूटेंट आपस में कंबाइन करके नया एक पॉल्यूटेंट को फॉर्म कर दें, दे आर सेकेंडरी पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। दीज पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स आर वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स दैट कीप फ्लोटिंग ऑल द टाइम इन द एयर। अब ये जो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स हैं और जो कि हमेशा हवा में तैरते रहते हैं। ऑल्सो नोन एज सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, इसे SPM यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा ही फ्लोट करते रहते हैं एयर में। इवन द क्लीन एयर कंटेन्स सच पार्टिकुलेट मैटर विच मे बी। अगर हम लोग कुछ पर्टिकुलेट मैटर को के बारे में समझने की कोशिश करें एक जनरलाइज वे में, तो ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसे लिविंग लाइक पॉलन ग्रेन्स, फंगल स्पोर्स, बैक्टीरिया, वायरसेस। अगर लिविंग की बात करें तो पॉलन ग्रेन हो सकते हैं, फंगल स्पोर्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया एंड वायरसेस हो सकते हैं। प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सिस्टम्स लाइक फाइन कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फॉरेस्ट फायर। अब कोई भी जो लिविंग सिस्टम है, जैसे प्लांट्स जो हैं वो लिविंग सिस्टम में आते हैं, और फॉरेस्ट में जब आग लगती है, जंगल में जब आग लगती है, तो उससे जो डस्ट और पार्टिकुलेट मैटर्स जेनरेट होते हैं वो भी इस प्रोसेस से जेनरेट वो भी हो सकते हैं, एज अ पॉल्यूटेंट काम कर सकते हैं। नॉन लिविंग प्रोड्यूस्ड नेचुरली लाइक सॉइल डस्ट प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी लाइक फैक्ट्री, चिमनीज, कोयलरीज, सीमेंट डस्ट, एस्बेस्टस डस्ट एक्सेट्रा। और मैनमेड सोर्सेज से भी ये जो SPM है या फिर PM है, पार्टिकुलेट मैटर है, ये जेनरेट हो सकते हैं। तो इस कैटेगरी में ये तीन कैटेगरी, एक जनरलाइज्ड कैटेगरी की मैंने बात की है, तो इसमें से कोई भी कैटेगरी जो है वो SPM की कैटेगरी में या पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट की कैटेगरीज में आ सकते हैं। अब अगर हम लोग टाइप ऑफ पार्टिकुलेट मैटर की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि ये दो टाइप का होता है, प्राइमरी पार्टिकुलेट मैटर एंड सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर। और ये जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हैं ये भी फर्दर केमिकल नेचर और कार्बन और हाइड्रोजन की प्रेजेंस के बेसिस पे इन्हें भी, प्राइमरी को भी और सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर को भी हम लोग इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अब अगर दोनों ही कैटेगरी अगर हम लोग कॉमन इनऑर्गेनिक की बात करें तो हैवी मेटल्स, सॉल्ट, सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनियम, क्लोराइड, फ्लोराइड, एसिड्स, बेसिस,
डस्ट, सॉइल पार्टिकल्स, ये सभी इनऑर्गेनिक मैटर या इनऑर्गेनिक पार्टिकुलेट मैटर हो सकते हैं। और ऑर्गेनिक की कैटेगरी में अगर हम लोग बात करें तो पॉलन, स्पोर्स, शूट जो कि प्योर कार्बन होता है, वो सभी पार्टिकुलेट मैटर जो है वो ऑर्गेनिक पार्टिकुलेट मैटर की कैटेगरी में आ सकते हैं। और ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो भी ये सब्सटेंसेस हैं पार्टिकुलेट मैटर, ये प्राइमरी भी हो सकते हैं और सेकेंडरी भी हो सकते हैं। अब अगर हम लोग पार्टिकुलेट मैटर को और अच्छे तरीके से समझना चाहें तो उसे इस प्रकार से डिस्कस करेंगे, जैसे देयर आर अ फ्यू डिफरेंट नेम्स गिवन टू द पार्टिकुलेट मैटर डिपेंडिंग ऑन देयर साइज एंड नेचर ऑफ ओरिजिन। साइज एंड नेचर ऑफ ओरिजिन मतलब उसका साइज क्या होगा पार्टिकुलेट मैटर का, कितने माइक्रोन्स, क्योंकि ये जो पार्टिकुलेट मैटर है ना, इनको आईज से देखना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इसके लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है इनके मेज़रमेंट्स के लिए और इनके जो साइज़ एंड शेप है इसे मेज़र करने के लिए, देखने के लिए। तो इसीलिए इनका जो साइज़ है वो हम लोग माइक्रॉन्स में या माइक्रोमीटर्स में मेज़र करते हैं। और अभी तक का जो भी रिकॉर्डेड है उसमें जो सबसे एक कॉमन जो लार्जर साइज़ हम लोग बात करते हैं, जो सबसे कॉमनली है वो PM10 साइज़ का है। तो ये भी जो PM10 है ना, हमारा जो जैसे बहुत ही माइन्यूट, अगर हम लोग सबसे कॉमन अगर ह्यूमन जो हेयर है उससे भी कंपेयर करें उसके थिकनेस से भी, तो वो भी जो उसका जो माइक्रोन होता है 70 माइक्रोन टू 80 माइक्रोन के बीच में होता है। तो इस तरीके से हम लोग एक कंपैरिजन से समझ सकते हैं कि पार्टिकुलेट मैटर जो है कितने माइन्यूट होते हैं। अब ये जो पार्टिकुलेट मैटर है ना, उनके साइज और नेचर ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे उसे अलग अलग नाम दिया गया है। और ये कुछ कॉमन नेम्स हैं, जिसमें फर्स्ट है एरोसोल। अब एरोसोल क्या है? एरोसोल इज द कॉमनेस्ट वर्ड यूज टू डिनोट एनी काइंड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स फाउंड फ्लोटिंग इन द एयर। अब एरोसोल कोई भी पार्टिकुलेट मैटर क्या है? जो फ्लोट करेगा, ऐसे कुछ माइन्यूट पार्टिकल जो फ्लोट करते हैं एयर में। अब कोई भी पार्टिकल अगर एयर में फ्लोट कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं एरोसोल। यूजुअली पार्टिकल साइज बिलो 1 माइक्रोन इन डायामीटर क्लासिफाइड एज एरोसोल। ऐसे कॉमनली हम लोग कहते हैं कि 1 माइक्रोन से जो छोटा साइज का पार्टिकल होता है उसे एरोसोल के कैटेगरी में रखा जाता है। स्मोक एंड फ्यूम्स पार्टिकल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ एरोसोल। अब स्मोक और फ्यूम्स जो है वो एरोसोल के एग्जाम्पल्स हैं। डस्ट, अब डस्ट किसे कहेंगे? डस्ट है सॉलिड पार्टिकल्स लार्जर देन एरोसोल इज नोन एज डस्ट। और इसका जो साइज होगा ये 1 माइक्रोन से अबव होता है, 1 माइक्रोन से ज़्यादा होगा, सॉलिड पार्टिकल होगा, उसे हम लोग डस्ट कहेंगे। उसके बाद है मिस्ट। मिस्ट क्या है? लिक्विड पार्टिकल्स लार्जर देन एरोसोल इज अबव 1 माइक्रोन इज कॉल्ड मिस्ट। अब अगर जैसे पहले डस्ट किसे कहा था? सॉलिड पार्टिकल्स को। अगर सॉलिड की जगह पे लिक्विड पार्टिकल्स हो, उसका साइज 1 माइक्रोन से ज़्यादा हो, तो उसे हम कहेंगे मिस्ट। तो यहाँ डस्ट और मिस्ट में क्या डिफरेंस है? लिक्विड एंड सॉलिड का। अब हम लोग बात करते हैं SPM यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। हालांकि ओवरऑल दोनों का जो मीनिंग है वो सेम ही होता है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिमस ही होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर एंड सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, क्योंकि नेचुरली वे दोनों इसी तरीके से ही रहते हैं, सस्पेंडेड ही रहते हैं। अब एयरबोर्न पार्टिकुलेट मैटर रिप्रेजेंट्स अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो भी पार्टिकुलेट मैटर है या सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है वो 2 नेचर का हो सकता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ डायामीटर। उनका साइज एक वाइड रेंज में को कवर करता है। और कितना हो सकता है? लेस देन 0.1 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर इनका एक रेंज होता है, एक अप्रॉक्सीमेट रेंज है। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर may be classified into 4 groups depending upon their mass as well as composition. मास और कंपोजिशन के बेसिस पे ये जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है इनको 4 ग्रुप्स में यानी 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला है कोर्स पार्टिकल, दूसरा है थोरैसिक पार्टिकल, थर्ड है फाइन पार्टिकल्स, फोर्थ है अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स।
अब पहला क्या है, कोर्स पार्टिकल्स। कोर्स पार्टिकल्स हो गया लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर। अगर पार्टिकल्स का जो मास है या साइज है लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर टू मोर देन 2.5 माइक्रोमीटर टू लेस देन 10 माइक्रोमीटर के बीच में होगा तो इसे हम लोग बोलते हैं कोर्स पार्टिकल्स। मतलब मोर देन 2.5 माइक्रोमीटर से बड़ा और 10 माइक्रोमीटर से छोटा, इस रेंज के बीच में होगा तो उस पर्टिकुलेट मैटर को हम लोग कहते हैं कोर्स पार्टिकल। अब थोरेसिक पार्टिकल्स क्या है, अप टू 10 माइक्रोमीटर, मतलब जितना भी होगा 10 माइक्रोमीटर्स के करीब के, ठीक है, 10 माइक्रोमीटर तक के जितने भी पार्टिकल्स होंगे उसको हम लोग कहते हैं थोरेसिक पार्टिकल्स, क्योंकि ये सभी जो थोरेसिक रीजन है यानी लंग्स वाला जो रीजन है उसमें वो जाकर करके डिपॉजिट हो जाते हैं। इसके बाद है फाइन पार्टिकल्स। फाइन पार्टिकल्स में जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि फाइन पार्टिकल्स जो होंगे 2.5 से लेस होंगे, ठीक है। जैसे कोर्स पार्टिकल क्या थे 2.5 से ज़्यादा 10 से कम, फाइन पार्टिकल्स में क्या होगा 2.5 से लेस, ठीक है, एंड मोर देन 0.1 माइक्रोमीटर। तो अगर हम लोग पूरा रेंज की बात करें तो 0.1 माइक्रोमीटर से लेके लेस और इक्वल देन 2.5 माइक्रोमीटर तक ये आ जाता है फाइन पार्टिकल्स की कैटेगरी में। अब अगर अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स की बात करेंगे तो जितने भी 0.1 माइक्रोमीटर से छोटे पार्टिकल्स हैं उनको हम लोग कहते हैं अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स। और ये अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स और फाइन पार्टिकल्स में क्या डिफरेंस है कि फाइन पार्टिकल्स को हम लोग एक सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी इसे मेज़र कर सकते हैं, लेकिन ये अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स को मेज़र करने के लिए हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही हम इसे इन पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब कुछ साइज़ के बेसिस पे अगर हम लोग कुछ पार्टिकल्स यानी पर्टिकुलेट मैटर को कैटेगराइज करते हैं तो फर्स्ट है पर्टिकुलेट PM10 यानी पर्टिकुलेट मैटर 10। These are coarse particles with a diameter less than 10 micrometer. They can lodge in upper respiratory tract or in bronchi. PM10 is visible range due to larger size. अभी तक जो भी थोरेसिक पार्टिकल्स में ये आते हैं, थोरेसिक इस रेंज के हैं और ये अभी तक जितने भी ऑब्जर्व किए गए हैं पार्टिकल्स जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए जिम्मेवार हैं उसमें सबसे ये बड़े साइज़ के होते हैं। नेक्स्ट है हमारा पर्टिकुलेट मैटर 2.5। ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है जिससे पूरा ये एक पैरामीटर भी है जो पोल्यूशन के मेज़रमेंट के लिए स्टैंडर्ड बेंचमार्क है जिसे यूज़ किया जाता है पोल्यूशन को मेज़र करने के लिए। दीज आर फाइन पार्टिकल्स विद अ डायमीटर ऑफ लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर। इसमें मैक्सिमम ये जो है साइज़ है 2.5 माइक्रोमीटर, बाकी से लेस ही होते हैं। दे आर नॉट विजिबल टू आइज़, ये आँख से इन्हें देखा नहीं जा सकता। दे कंटेन सेकेंडरी एरोसोल्स, एसिड, combustion particles, recondensed organic metallic vapor. They can reach to the alveoli of the lungs. ये alveoli में मतलब respiratory tract को इन्फेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर कर डिपॉजिट हो सकते हैं। नेक्स्ट है PM0.1 पर्टिकुलेट मैटर साइज 0.1। दीज आर अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स। ये अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के यूज से इसे देखा जा सकता है। with a diameter less than 0.1 micrometer, invisible to the eyes, which can penetrate into the blood stream deposited in lungs. और ये सबसे डेंजरस पार्टिकल्स हैं क्योंकि ये ब्लड स्ट्रीम में पेनिट्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 2.5 to 0.1 आर कॉमनली कॉल्ड एज रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकल्स पर्टिकुलेट मैटर RSPM। ये जो 2.5 के रेंज से लेके 0.1 यानी फाइन और अल्ट्रा फाइन जो पार्टिकल्स हैं इसे स्पेशलाइज, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्टेड करते हैं, वहाँ पर जाकर करके वो वहाँ पर उनका वो डिपॉजिट होते हैं, डिपोजिशन, और वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, बहुत सारे रेस्पिरेटरीज डिजीज़ कॉज करते हैं, इसलिए इन्हें रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की कैटेगरी में रखा जाता है। PM 2.5 एंड PM 0.1
इसके पूरे जो इस बीच के पूरे साइज के जो जितने भी पार्टिकल्स हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, उन्हें। अगर हम लोग पार्टिकुलेट मैटर यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के कंसंट्रेशन की बात करें कि किस कंसंट्रेशन पे किसी भी अर्बन एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कहा जाएगा, यानी पॉल्यूशन का बेंचमार्क क्या है, कितना पार्टिकुलेट मैटर एनवायरनमेंट में होगा तो उसे पॉल्यूट कहा जाएगा, और कितना पार्टिकुलेट मैटर का डिपोजिशन एनवायरनमेंट में होगा यानी स्प्रेड होगा तो उसे अनपॉल्यूटेड या क्लीन अर्बन एनवायरनमेंट कहा जाएगा। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्लीन अर्बन जो एनवायरनमेंट होता है उसका एक पैरामीटर क्या है। तो अबाउट 10 grams per cubic meter which corresponds to 2.10 to the power 7 particles in per cubic meter। एक क्यूबिक मीटर में 2.10 to the power 7 जो पर्टिकुलेट मैटर है, 2.5 स्टैंडर्ड बेंच मार्क का, 2.5 to 10 जो हमारा है उसके बीच का अगर पार्टिकुलेट मैटर जो है वहाँ पर वो अगर नोटिस किया जाता है, वो अगर रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं कि ये एनवायरनमेंट क्लीन है और इतने जो भी पर्टिकुलेट मैटर है वो उसे नेचर जो है ना वो उसको सस्टेन कर लेता है उस चीज़ को। अब इस लेवल से ये जो बेंचमार्क है, यहाँ से अगर पर्टिकुलेट मैटर का पर हम लोग कह सकते हैं पर घनत्व जो है मीटर क्यूब एयर में, उसका अगर पर्टिकुलेट मैटर अगर बढ़ता है तो उस एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड अर्बन एनवायरनमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। तो उसका जो मेजरमेंट है वो है हायर देन 10 to the power 11 पार्टिकल्स इन 1 cubic meter and their mass concentration may be higher than 100 gram cubic meter। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड, इतना ज़्यादा अगर पॉल्यूटेंट यानी पर्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर अगर पर क्यूबिक मीटर जो मास है एयर का, ठीक है, उसमें अगर ये रहे तो इसे हम लोग कहते हैं पॉल्यूटेड अर्बन एनवायरनमेंट। तो जितने लेवल तक हमारा जो वातावरण है, हमारा जो एयर है वो सस्टेन कर लेता है एसपीएम को, वो हम लोग क्लीन कह सकते हैं उस अर्बन एनवायरनमेंट को। और उस लेवल से ज़्यादा अगर बढ़ता है तो फिर वो एनवायरनमेंट की बस की बात नहीं होती है कि वो उसे सस्टेन कर सके। तो ये फिर पॉल्यूशन की या पॉल्यूटेड जो पर्टिकुलेट मैटर है उसकी कैटेगरी में ये आ जाता है और एनवायरनमेंट एयर पोल्यूशन की कैटेगरी में आता है। अब अगर कुछ सोर्सेस की बात की जाए कि सस्पेंडेड पर्टिकुलेट जो मैटर हैं ये किन किन सोर्सेस से एयर में एंटर होते हैं, तो ये दो तरह के सोर्सेस हो सकते हैं। यहाँ पे नेचुरल सोर्सेस भी हो सकते हैं जो नेचर से खुद ब खुद मतलब नेचर जो है, नेचर के जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे ये जेनरेट होते हैं। दूसरा है मैन के इंटरफेरेंस की वजह से, जिसे हम मैन मेड सोर्सेस या एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस कहते हैं या फिर आर्टिफिशियल सोर्सेस भी कह सकते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं नेचुरल सोर्सेस की। तो नेचुरल सोर्सेस में क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, किन किन एक्टिविटीज़ की वजह से जो हमारा एयर है वो पॉल्यूट होता है ड्यू टू पर्टिकुलेट मैटर, मतलब कौन कौन से नेचुरल फिनोमेना पर्टिकुलेट मैटर को जेनरेट करते हैं। तो पहला है आपका वॉल्केनोज, क्योंकि हम लोगों को पता है वॉल्केनिक इरप्शन में बहुत ज़्यादा डस्ट, फ्यूम्स, एयर, वेपर पार्टिकल्स जेनरेट होते हैं। तो ये सभी एयर में सस्पेंडेड पार्टिकल्स के फॉर्म में पॉल्यूट करते हैं एयर को। दूसरा है डस्ट स्टॉर्म्स, जिसे हम लोग कह सकते हैं धूल का गुब्बार। तो अगर किसी भी जगह पर अगर विंड बहुत ज़्यादा स्पीड से, इंटेंसिटी से ब्लो हो रहा है तो उस जगह पर वो डस्ट को भी अपने साथ उड़ाता हुआ चलता है, और वो जो डस्ट है वो सस्पेंडेड मैटर के फॉर्म में एयर में रहता है। उसके बाद है फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड फायर्स। अगर किसी भी जंगल में प्राकृतिक रूप से या मैन मेड सोर्सेस से अगर आग लग जाए, या फिर ग्रासलैंड में भी जो फायर है, सूखी घास जो है वो अगर जल जाती है तो उसके जो ऑर्गेनिक, बहुत सारे ऑर्गेनिक गैसेस उससे रिलीज़ होते हैं, प्लस कार्बन के जो शूट्स हैं वो रिलीज़ होते हैं, और उसके अलावा बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स, माइन्यूट शूट पार्टिकल्स भी वहाँ पर जेनरेट होता है। तो ये भी नेचुरल सोर्सेस हैं, क्योंकि फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में फायर नेचुरल वे से भी लग सकता है, तो नेचुरल सोर्सेस में भी ये आ सकते हैं। दूसरा है लिविंग वेजिटेशन।
अब लिविंग वेजिटेशन में सपोज जैसे डस्ट है, ग्रासेस जो है लिविंग में किस तरीके से हो सकते हैं, बहुत सारे जैसे लोअर प्लांट्स हैं, फंजाई है या ब्रायोफाइट्स है या टेरिडोफाइट्स हैं, जो कि स्पोर बेयरिंग प्लांट्स होते हैं। उनके जो स्पोर्स होते हैं ना वो डस्टी होते हैं, डस्ट के जैसे होंगे। तो वो जब भी स्पोर को वो रिलीज करते हैं, ठीक है, उनका डिस्पर्सल होता है, तो वो भी पर्टिकुलेट मैटर के फॉर्म में एयर में रहते हैं बहुत समय तक। और अगर उनको मॉइस्चर मिल जाता है तो भी मॉइस्चर के संग में मिलकर करके भी वो सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर के फॉर्म में रहते हैं। दूसरी चीज़ है, सपोज कहीं पर पॉलन जो है ना वो उसका डिस्पर्सल हो रहा है, तो पॉलन के डिस्पर्सल में भी होता है कि पॉलन का भी क्लाउड अगर उड़ा, ठीक है, जैसे हम लोग ग्रासेस में हम लोग फ्लावरिंग जब देखते हैं ग्रासेस में पूरे बहुत बड़े बड़े ग्रासेस भी होते हैं, जैसे सैक्रम हो गया, मुंजा, ठीक है। तो ये सभी में ना बहुत फीदरी फ्लावर्स होते हैं। तो बहुत फीदरी फ्लावर्स होने की वजह से भी जब ये फ्लावर्स जो ड्राई होकर करके डिस्पर्स होते हैं या इनका पॉलन ग्रेन भी डिस्पर्स होता है, तो वो भी सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर का वो एडिशन कराता है नेचुरल वे में। तो वो भी एक नेचुरल सोर्सेस हैं टू इंक्रीज द सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर इन एयर। स्प्रेइंग ऑफ सॉल्ट बाय सी वेव्स। अब बहुत बार ऐसा होता है कि सी वेव्स जो हैं वो जो सॉल्ट है उसके पानी में या साइड पे, जहाँ पे हम लोगों को पता है कि सी वाटर सॉल्टी होता है, तो जिस भी रीजन में सॉल्ट का डिपोजिशन है, वाटर के फोर्स से बहुत बार सॉल्ट जो है ना वो स्प्रे हो जाता है, ठीक है, स्प्रे हो जाता है और एटमॉस्फेयर मतलब एयर में आकर करके जो माइन्यूट पार्टिकल्स हैं सॉइल के, वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स के फॉर्म में रह जाते हैं। तो इस तरीके से ये भी एक नेचुरल वे है जिसकी वजह से जो एसपीएम है वो एनवायरनमेंट में जेनरेट होता है। दूसरा है सी स्टॉर्म्स। सी स्टॉर्म्स मतलब बहुत बार तूफान आता है, बहुत ज़्यादा विंड इंटेंसिटी की वजह से जो समुद्र में जो तूफान आता है ना, वो समुद्र के वेपर पानी के साथ साथ बहुत सारी जो इम्प्योरिटीज़ हैं या वेपर्स हैं उसको भी सस्पेंड करा देते हैं एयर में। इस तरीके से वो भी एसपीएम का जेनरेट करने का एक नेचुरल सोर्स बन जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैन मेड सोर्सेज की। तो मैन मेड सोर्सेज में क्या है, मैन जो है बहुत सारे सोर्सेस अपने डेवलपमेंट और जो भी रेगुलर नीड्स है उसके उस प्रोसेस में जेनरेट करता है। तो इसमें सबसे फर्स्ट है वो है कोल कंबशन। अब ये कोल कंबशन इंडोर भी हो सकता है, आउटडोर भी हो सकता है। इंडोर यानी घर में अगर आप कोल का चूल्हा जला रहे हैं, गांव में जैसे लोग चूल्हा जलाते थे, तो उनसे भी एसपीएम का जेनरेशन होता है। उसके अलावा पावर जो हमारा पावर इंडस्ट्रीज़ हैं, पावर प्लांट्स हैं, उसमें भी कोल जो है वो यूज़ होता है, तो उसके कंबशन से भी बहुत सारा एसपीएम जेनरेट होता है। दूसरा है ऑयल कंबशन। ऑयल कंबशन हम लोगों को जैसे पहले एक सबसे कॉमन एग्जांपल दें तो जैसे हम लोग पहले समय में ना दिया जलाया जाता था तेल से। तो आप देखिए तेल का, चाहे वो मिट्टी तेल का या किरासन तेल का दिया भी हो या कोई भी आप ऑयल का दिया जलाइए, उससे भी जो फ्यूम्स हैं वो निकलते हैं, ब्लैक कार्बनी मास निकलता है, वो भी सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर का एडिशन कराता है एनवायरनमेंट में। उसके बाद वुड कंबशन। खाना बनाने के प्रोसेस में भी कोल के साथ साथ लकड़ियाँ भी जलाई जाती हैं, तो वुड कंबशन भी ह्यूमन जो है वो ऐड कराता है, उसकी वजह से भी एसपीएम। दूसरा है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, जहाँ पर भी मकान या बिल्डिंग्स बन रहे हों वहाँ आप देखेंगे हमेशा वहाँ पर डस्ट जो है बहुत ज़्यादा जेनरेट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एसपीएम जेनरेट होता है एयर में। उसके बाद आ गया डिमोलिशन। कोई भी अगर बिल्डिंग बना हुआ है या कोई स्ट्रक्चर है जो डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर है, उसे अगर डिमोलिश किया जाए, तोड़ा जाए, तो तोड़ने के भी क्रम में बहुत ज़्यादा जो सीमेंट डस्ट है या सैंड है, सैंड पार्टिकल्स है, वो सभी जेनरेट होते हैं और एसपीएम के फॉर्म में वो इंक्रीज कराते हैं, एसपीएम को रिलीज होते हैं एयर में। उसके बाद है रोड डस्ट। रोड अगर बहुत ही सूखा है तो उसमें भी जो रोड में जो डस्ट पार्टिकल सेटल्ड होते हैं, वो गाड़ियों जो व्हीकलर पॉपुलेशन है उसके टायर से वो बहुत ज़्यादा रोड से भी डस्ट जो है वो निकलता है। और अगर बहुत ज़्यादा हवा भी चले, अगर विंड इंटेंसिटी हाई हो, तो ये डस्ट जो है ना ये एसपीएम में एडिशन कराता है। पावर प्लांट्स, जैसे कि मैंने बताया कि मोस्टली इंडिया के जो पावर प्लांट्स हैं वो कोल बेस्ड है, तो कोल बेस्ड हैं तो वो श्योर सी बात है वहाँ पर कोल का कंबशन होता है और उससे भी एसपीएम का जेनरेशन होता है। अब एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे दवा जो होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह का छिड़काव होता है
और इस स्प्रे करने के प्रोसेस में भी स्प्रे जो किया जाता है प्लांट्स को सुरक्षित रहने के लिए या डिफरेंट टाइप के अलग अलग पर्पसेस के लिए, ठीक है। तो इस स्प्रे के प्रोसेस में भी एग्रीकल्चर प्रोसेस का एक प्रोसेस है जिसमें भी एसपीएम का जनरेशन होता है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एसपीएम के सोर्सेस, क्योंकि जितने भी इंडस्ट्रियल चिमनीज जो हैं उनसे जितना भी धुआं निकलता है वो सभी एडिशन कराता है एसपीएम में। उसके बाद आ गया लाइव स्टॉक। अब जितने भी घर में जो लाइव स्टॉक जो कैटल्स हैं, ये सभी जो लोग पाल के रखते हैं गांव में या कहीं भी, ठीक है, तो बहुत बार उनके डंग जो उनका सड़ता हुआ डंग रहता है, उसके अलावा अगर वो ऑर्गेनिक मैटर जो हम लोग कह सकते हैं वेस्ट जो प्रोडक्ट जनरेट होता है लाइव स्टॉक से, या फिर वो अगर मर जाते हैं तो उनकी डेड बॉडी से भी जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है वो सभी एसपीएम, एयर के एसपीएम को इंक्रीज कराता है। टोबैको स्मोक जो है वो इंडोर पॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है। इसे हम लोग आउटडोर भी, अगर आप आउटसाइड ऑफ द रूम अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आउटडोर पॉल्यूशन में भी आ सकता है। यूजुअली इसे इंडोर पॉल्यूशन में रखा जाता है, और ये भी इससे जो निकलने वाला जो फ्यूम है, धुआं है, स्मोक है, वो भी एसपीएम को इंक्रीज कराता है। लेस यूज ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी। अब लेसर यूज क्या है ग्रीन टेक्नोलॉजी का? ग्रीन टेक्नोलॉजीज मीन्स कि हम लोग ऐसा कुछ टेक्निक का यूज़ करें जो कि एयर को पॉल्यूट नहीं करे, ठीक है। तो पॉल्यूट नहीं करे तो ऐसा जो टेक्नोलॉजी है इससे फैमिलियर होना पड़ेगा सभी लोगों को। और अगर किसी भी जगह पर ग्रीन टेक्नोलॉजी से फैमिलियर नहीं है लोग, तो वो पॉल्यूट जरूर करेंगे एनवायरनमेंट को, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। अब अवेयरनेस नहीं होगा, ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करेंगे। ग्रीन टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? ग्रीन टेक्नोलॉजी वैसी टेक्निक है, कुछ ऐसी इवॉल्व टेक्निक्स होती है जिसमें हम लोग अपना जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो भी चलता है, प्लस एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन जो है वो नहीं होता है, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, एनवायरनमेंट भी क्लीन रहे और हमारा डेवलपमेंट भी हो। इस टाइप के जो टेक्निक्स होते हैं उन्हें हम ग्रीन टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो होता है ना एनवायरनमेंट में, हम लोगों को पता है कि वो एज अ पॉल्यूटेंट, हम लोग यहाँ किस तरीके से पढ़ रहे हैं उसे, एज अ पॉल्यूटेंट। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है पार्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन, कि पार्टिकुलेट मैटर की वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है एयर में, उस पॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन। तो अब बात है कि अगर ये पॉल्यूशन है, यानी एयर जो है वो गंदा हो रहा है, गंदगी हो रही है, तो इसका कुछ ना कुछ हेजार्डस इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारे हेल्थ पे, प्लांट्स पे और इकोलॉजिकल जो भी कंटेंट्स है उस पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सबसे पहला जो सबसे कंसर्न कौन है? ह्यूमन का डेवलपमेंट। तो सबसे फर्स्ट हम लोग जो बात करेंगे वो ह्यूमन हेल्थ इफेक्ट की बात करेंगे, कि ह्यूमन के हेल्थ पे इन जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है या फिर पार्टिकुलेट मैटर है, इसका क्या इफेक्ट होता है। Respirable particulate matters like PM 2.5 enter into the nose and throat through breathing. Breathing से जो भी respirable particulate matter है, अब किसको हमने रखा है 0.1 to 2.5, तो इसे हम लोगों ने respirable particulate matters की कैटेगरी में रखा है। एंड रीच द एलिवियोली ऑफ द लंग, ये सभी कहाँ चले जाते हैं? लंग्स के एलिवियोली में चले जाते हैं। These particles cause breathing problem and irritation of lung capillaries and produce several lung diseases, और इसकी वजह से बहुत सारे रेस्पिरेटरी और लंग डिजीज होते हैं। अब अगर कुछ डिजीज की बात की जाए तो जैसे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, पल्मोनरी यानी लंग्स से रिलेटेड, जो लंग्स को डिस्ट्रक्ट कर देगा, और वो क्रोनिक होगा। क्रोनिक यानी फेटल हम लोग कह सकते हैं उसको, वो डेथ कॉज कर सकता है। उसके बाद है एम्फाइसेमा इन अर्बन पीपल। दूसरा है ब्लैक लंग डिजीज अमॉन्ग माइनर्स। इतना ज़्यादा एसपीएम जो है वो अंदर जाकर करके बैठ जाता है लंग्स में, बच्चों के लंग्स में, कि वो पूरा लंग्स जो है ना वो ख़राब होकर करके ब्लैक हो जाता है, तो उसे हम लोग ब्लैक लंग डिजीज कहते हैं। उसके बाद है पल्मोनरी फाइब्रोसिस, लंग कैंसर। उसके बाद अगर जहाँ पर भी एस्बेस्टस की फैक्ट्रीज हो, उसके आसपास एयर बॉर्न एस्बेस्टस पार्टिकल्स में एंटर इनटू द लंग्स एंड कॉज एस्बेस्टोसिस।
उसी तरीके से जहाँ पर भी क्रशर्स होते हैं, जहाँ पत्थर को क्रश किया जाता है, तो उन क्रशर्स के आसपास के या उसमें काम करने वाले जो लोग हैं उनको लंग्स में सिलिकोसिस का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सिलिका डिपॉजिट हो जाता है लंग्स में। तो इसी तरीके से सिलिका भी जो है वो SPM की कैटेगरी में आता है। उनको सांस ब्रीदिंग करने की वजह से जो पीपल होते हैं उसके आसपास रहने वाले, वो सिलिकोसिस से इन्फेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है शूट पार्टिकल्स कोटेड विथ कार्सिनोजेनिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जिसे हम लोग PAH कहते हैं, और अदर टॉक्सिक मटेरियल्स, कैडमियम, क्रोमियम, बेरिलियम, ये सभी कुछ कुछ टॉक्सिक मेटल्स हैं जिसके आयंस, जैसे बहुत बार शूट पार्टिकल, शूट कहाँ से जनरेट होंगे, जितने भी वेहिकुलर जो पॉल्यूशन है, व्हीकल से जो पॉल्यूशन हो रहा है उससे जो भी धुआं निकल रहा है उसमें ये सभी, और इसके अलावा अगर केमिकल फैक्ट्रीज हैं आसपास तो वहाँ से भी जो भी शूट पार्टिकल जनरेट होता है उससे सांस लेने की वजह से भी उसमें, क्योंकि बहुत सारे जो मेटेलिक टॉक्सिक मेटल्स के आयंस होते हैं ना वो कार्सिनोजेनिक होते हैं, जिसे हम लोग कार्सिनोजेंस कहते हैं, क्योंकि कार्सिनोजेंस क्या है, वो एपिथेलियल कैंसर को कॉज कराते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये कैंसर कॉज करेंगे, किसी भी तरीके का कैंसर हो सकता है जिस भी एरिया को ये इफेक्ट करे, स्पेशली सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में ये होता है। एरोसोल कंटेनिंग पॉलन एंड स्पोर्स में इंड्यूस एलर्जी, एस्थमा टू सेंसिटिव पीपल बिकॉज ऑफ पॉलन एंड स्पोर्स कंटेनिंग एलर्जेनिक प्रोटीन्स या एंटीजेंस। अब क्या है कि अगर जैसे ऑर्गेनिक अगर पॉल्यूटेंट्स हैं, ऑर्गेनिक SPM है, पॉलन है, स्पोर्स है, तो इसकी वजह से एलर्जी हो सकती है, और अगर कोई भी व्यक्ति सेंसिटिव हो, एस्थेमिक हो, तो उसे उसका एस्थमा जो है वो बहुत ज़्यादा फेटल हो सकता है और उसे बार बार दौरे पड़ सकते हैं जो कि उसके लिए डेथ भी कॉज कर सकते हैं। ये तो हो गए हमारे हेल्थ हैजार्ड्स। अब आते हैं कुछ एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स पे, कि ये जो एनवायरमेंट एयर पॉल्यूशन है ड्यू टू पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूशन है, वो एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट क्या है उसके। तो सबसे फर्स्ट है रिड्यूस विजिबिलिटी। ठीक है, विजिबिलिटी रिड्यूस होना, और जो हमारा SPM या PM 2.5 है, ये इसका सबसे बड़ा कॉजल कारण है। ठीक है, सबसे बड़ा कॉज है जिसके डिपोजिशन की वजह से जो ये विजिबिलिटी की प्रॉब्लम होती है। पर्टिकुलेट मैटर कैन स्कैटर एंड एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन दस रिड्यूस विजिबिलिटी। और ये क्या करते हैं ना, जितना पर्टिकुलेट मैटर होगा एयर में वो सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर देगा और उसकी वजह से विजिबिलिटी जो है अफेक्ट हो जाएगी। चेंज ऑफ वेदर, पर्टिकुलेट मैटर कैन आल्सो चेंज द क्लाइमेट थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स एंड स्नो। अननेसेसरीली क्लाउड और स्नो जो है उसका फॉर्मेशन ये कराएंगे और जिसकी वजह से वेदर में चेंजेस हो जाते हैं। ड्रॉट एंड डिक्लाइन ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यू टू चेंज ऑफ वेदर एंड डिक्लाइन इन प्रेसिपिटेशन, ड्रॉट कैन अकर्स। अब कहीं कहीं पर क्या होता है कि सूखा पड़ जाता है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज होता है और मॉइस्चर को ये अपने में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से ड्रॉट कंडीशंस जेनरेट हो जाते हैं। या फिर आर्टिफिशियल ड्रॉट कंडीशंस भी आ जाते हैं, क्योंकि जो लीव्स होते हैं ना, जहाँ पर ये SPM का लेवल हाई होता है, लीफ के स्टोमेटा के ऊपर में ये जाकर कर एक लेयर का पूरा पॉल्यूटेंट जो है वहाँ सेटल्ड हो जाते हैं, पर्टिकुलेट मैटर, जिसकी वजह से जो एयर गैसेस एक्सचेंज है या इवोपोरेशन है, वेपर जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है वो रुक जाता है और बहुत सारा ऐसे केमिकल उसमें प्रोड्यूस होते हैं जो कि स्टोमेटा और अपर लेवल ऑफ जो एपिडर्मिस है उसे डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो इस वजह से भी वहाँ का जो वेजिटेशन है वो ड्रॉट कंडीशंस, आर्टिफिशियली ड्रॉट कंडीशन वो आ जाता है। इंक्रीज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये जितने भी पर्टिकुलेट मैटर हैं, हम लोगों को पता है कि एक शील्ड बना देते हैं एयर का, और जिसमें जो टेम्परेचर जो हम लोग कह सकते हैं कि जो ज़मीन से निकलने वाला जो टेम्परेचर है वो वापस फिर से स्पेस में या एटमॉस्फेयर में ये रिलीज नहीं हो पाता है और ये ट्रैप हो जाता है। और ट्रैप होना ही हम लोग कह सकते हैं, जो भी टेम्परेचर है, जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ट्रैप हो जाना है एटमॉस्फेयर में, उसे हम लोग कह सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है पूरा जो अर्थ है उसका, और जो कि कारण बनता है ग्लोबल वार्मिंग का। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोब मीन्स अर्थ,
वार्मिंग मीन्स वार्म होना, मतलब टेम्परेचर राइज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। और ये जो होता है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होता है, जो मैंने अभी बताया। और पर्टिकुलेट मैटर जो है इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और ये क्या करता है, ये जो भी ट्रैप कर लेता है सोलर रेडिएशन को नियर द अर्थ सरफेस, और जिसकी वजह से रेडिएशन ट्रैप होने की वजह से अर्थ सरफेस के नज़दीक में टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाता है। एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज़, जो पर्टिकुलेट मैटर है कंटेनिंग जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में कॉज एसिड रेन विच एसिडिफाइज द वाटर बॉडी एंड सॉइल। अब ये क्या है कि सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर रहता तो एयर में है, ठीक है। ये ऑक्साइड्स मतलब बहुत सारा मेटेलिक पॉल्यूशन जो होता है जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स के फॉर्म में एयर में रहता है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर के फॉर्म में, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के फॉर्म में, मतलब नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड्स के फॉर्म में, इस तरीके से रहते हैं। और जब प्रेसिपिटेशन होगा यानी बरसात होगी तो बरसात में ये वाटर के संग में डिज़ोल्व हो जाएंगे यानी मिक्स हो जाएंगे, और ये सॉइल को भी बहुत सारे ऐसे मेटेलिक है जो कि वाटर के संग में मिक्स होने पे ये एसिड्स का फॉर्मेशन कराते हैं। अब वो सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड अगर है तो सल्फ्यूरिक एसिड वो बना सकता है। उसके अलावा इसको हम लोग कह सकते हैं या सल्फर डाइऑक्साइड जो सल्फ्यूरिक एसिड जेनरेट कराता है, और नाइट्रस ऑक्साइड जो है नाइट्रिक एसिड का जेनरेशन करवा सकता है। तो इस तरीके से एसिडिफिकेशन जो वाटर है वो एसिड्स के फॉर्म में, डाइल्यूटेड एसिड्स के फॉर्म में ये सॉइल को भी पॉल्यूट करेगा। और अगर बहुत ज़्यादा बरसात हुआ है तो ये पानी किसी न किसी वाटर बॉडी में जाकर करके डिपॉजिट होगा। उसके अलावा जो वाटर टेबल है, ग्राउंड वाटर है, उसको भी ये एसिडिफाई कर देगा। तो इस तरीके से जितने वाटर बॉडीज़ हैं और सॉइल हैं उसको इन एसपीएम और पीएम की वजह से एसिडिफिकेशन हो जाता है उनका, वहाँ जो पीएच है वाटर का वो एसिडिक हो जाता है। मोर्टेलिटी ऑफ प्लांट, जैसे मोर्टेलिटी जो प्लांट्स हैं वो मरते हैं, और क्यों मरते हैं वो तो मैंने आपको पहले बताया कि किस तरीके से स्टोमेटल डिस्ट्रक्शन होता है, एपिडर्मिस का डिस्ट्रक्शन होता है। वो अपना जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, चूँकि एक लेयर ऊपर में जम जाने के बाद में सन का लाइट भी अच्छे से वो लीव्स जो हैं उसे क्लोरोप्लास्ट ट्रैप नहीं कर पाते हैं, तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चेक हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस चेक हो जाएगा, गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस ट्रैप हो जाएगा। और ये बहुत ही वाइटल प्रोसेस है प्लांट्स के लिए, जिसकी वजह से प्लांट्स को अपना फोटोसिंथेसिस करेंगे तो वो फूड मिलेगा। उसके अलावा रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए गैसियस एक्सचेंज की ज़रूरत है। तो ये सभी प्रोसेस अगर सफ़र करते हैं तो क्या होगा, प्लांट्स जो हैं वो मरने लगेंगे, और मरेंगे तो उनमें सिम्टम्स कुछ जेनरेट होंगे, जैसे क्लोरोसिस ऑफ लीफ मार्जिन, जो क्लोरोसिस यानी जो क्लोरोफिल है वो फेड होने लगेगा, येलोइश होने लगेगा। उसके बाद में डिफॉलिएशन होने लगेगा, पत्ते जो हैं वो झड़ने लगेंगे, और धीरे धीरे जो फाइन रूट्स हैं, ठीक है, उनका जो ग्रोथ है वो स्टंट हो जाएगा, रुक जाएगा, और प्लांट्स जो है उनकी मोर्टिलिटी रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी पौधे जो हैं वो मरने लगेंगे, क्योंकि उनका जो अपना जो वाइटल प्रोसेस है वो नॉर्मल वे से वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। ये तो हो गया हमारा एनवायरमेंटल और हेल्थ हैजार्डस। इसके अलावे जो भी ये एसपीएम है यानी पर्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन जो होता है ना, वो हमारा मतलब हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्ट करता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि आगरा जो है वहाँ जो ताजमहल है, उसके अलावा लाल किला भी जिस पत्थर से ये बना है, हम लोगों को पता है मार्बल से बना है, मार्बल जो है उससे बना है। तो वहाँ पर जो भी कानपुर के नज़दीक में जो केमिकल फैक्ट्रीज़ है या आगरा के नज़दीक में जो भी केमिकल फैक्ट्रीज़ है, उससे जो एसपीएम जेनरेट होता है, यानी केमिकल्स, वैसे केमिकल जो उस फैक्ट्री से फ्यूम के फॉर्म में जेनरेट होते हैं या स्मोक के फॉर्म में जेनरेट होते हैं, वो वेपर के संग मिल जाते हैं और सस्पेंडेड पार्टिकल के फॉर्म में, और जब कांटेक्ट में आते हैं इन ताजमहल की दीवारों से या मार्बल से, तो उसे कोरोड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो उनमें कोरोजन होता है और वो येलोइश या क्रीमिश वाइट की से दूधिया वाइट रंग से उनका जो रंग है वो डल होने लग जाता है। ठीक है, तो ये कोरोजन का जो इफ़ेक्ट है वो देखने के लिए मिलता है मॉन्यूमेंट्स पे। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इनके। इंडिया में बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जो रेड बलुआ पत्थर से बने हुए हैं, मार्बल से बने हुए हैं। तो ये सभी कुछ ना कुछ उनका केमिकल कंपोजिशन होता है अपना, और ये जो केमिकल जनरेट होते हैं एसपीएम के फॉर्म में,
केमिकल पॉल्यूशन, केमिकल एसपीएम जो होते हैं वो सभी कोरोजन करते हैं मॉन्यूमेंट्स का। तो पार्टिकुलेट मैटर bearing corrosive materials may be accelerate corrosion of valuable metals, can damage paints, sculptures and buildings। अब बहुत सारा ऐसा बिल्डिंग है जो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है और वहाँ के पेंट और स्कल्पटर्स को भी ये डैमेज कर देते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ डैमेज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पर्टिकुलेट मैटर। और ये जो कोरोसिव जो प्रॉपर्टी है वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि ये जो पर्टिकुलेट मैटर है उनका केमिकल कंपोजिशन क्या है, और जैसा उनका केमिकल कंपोजिशन होगा, जितना फास्ट केमिकल उस एसपीएम में या पीएम में उनका कंपोजिशन होगा, जितना वेपर होगा उनमें वेपराइज फॉर्म में, अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा या बहुत फास्ट केमिकल होगा, उतना ही रेट ऑफ कोरोजन ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो लेक्चर में जो पर्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन, उसके टाइप्स, उसके सोर्सेस, उसके इफ़ेक्ट, एक स्टैंडर्ड वैल्यूज़ कि कितने में उसका कंसंट्रेशन है, पॉल्यूटेड अर्बन एनवायरनमेंट और नॉन पॉल्यूटेड का, ये हमने देखा। और इसके अलावा हमने पूरे जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर का, इसे समझा। और उम्मीद करती हूँ कि ये जो लेक्चर है उससे आपको ये समझ में आ गया होगा एक ओवरऑल कि सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं, वो किस तरीके से एयर को पॉल्यूट करते हैं और एयर पॉल्यूशन किस तरीके से ये कॉज करते हैं, और इनका इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकता है, ह्यूमन हेल्थ पे हो सकता है, एनवायरनमेंट पे हो सकता है, या जो भी हमारे कीमती जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारे कल्चरल मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, वो भी एडवर्सली इससे इफ़ेक्टेड होते हैं और कोरोजन होता है उनका। तो इस तरीके से एयर पॉल्यूशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, स्पेशली पर्टिकुलेट एयर पॉल्यूशन जो होता है, और इससे बहुत तरह के फेटल डिजीज़ कॉज होते हैं, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक में सांस लेना ज़रूरी ही है, एकदम लाइफ का एकदम वाइटल पार्ट है, बिना सांस लिए हम लोग नहीं रह सकते हैं। अब अगर सांस लेने वाली अगर जो वायु है या एयर है वो अगर प्योर नहीं है, उनमें बहुत ज़्यादा पर्टिकुलेट मैटर है, बहुत ज़्यादा कार्सिनोजेनिक पॉल्यूशन है, एसपीएम्स हैं, तो वो क्या करेगा, वो हमें जीवन देने की बजाय हमारा जीवन लेने लग जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस एयर पोल्यूशन को, पर्टिकुलेट पोल्यूशन को चेक किया जाए, इसे बचने के उपाय खोजे जाएं। और ये जो उपाय हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ हो सकते हैं, जैसे ग्रीन जो भी टेक्नोलॉजी है उसे यूज़ किया जाए, ताकि कम से कम वातावरण को गंदा करते हुए या एयर में सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर को जेनरेट करते हुए ह्यूमन जो है अपना डेवलपमेंट कर सके। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड like and share it. Thank you very much for watching.